आपकी सीए फाउंडेशन लॉ की तैयारी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपको आंसर्स कैसे लिखना है उसका कॉन्फिडेंस ना आ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अटक जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 50% से ज्यादा तो आपका पेपर इन केस बेस्ड क्वेश्चन से ही भरा होता है। आपकी भी यही प्रॉब्लम है? वेल, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप बोलोगे नहीं मैम, अब ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें कॉन्फिडेंटली पता है कि इतने मार्क्स के लिए लेंथ क्या लिखनी है, अगर आंसर आया तो हमें उसका फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, एंड व्हाट इज टू बी रिटन इन दिस आंसर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, दूसरा मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर में कितनी लेंथ लिखनी चाहिए, और तो और एक मेरा स्टूडेंट है जिसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करके भेजे हैं, तो हम लाइव उसका पेपर चेक करेंगे ताकि आपको एज अ स्टूडेंट पता चल जाए कि आपने जो आंसर लिखा है उसमें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं और क्या लिखना चाहिए आपको आपके आंसर में। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सीए प्रीति अग्रवाल एंड आई एम हियर टू हेल्प यू, गाइड यू, एडवाइज यू कि आपको आपके सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। डू सब्सक्राइब टू नाउ योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो स्टूडेंट्स, आपका जो सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर है उसमें मेनली दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो है थ्योरी क्वेश्चन जिसकी वेटेज जनरली 5 to 7 मार्क्स के बीच में होती है, और एक आपको आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स केस लॉ या केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस ऐसे भी बोलते हैं। तो जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है उसकी जो रेंज है वो 2 मार्क्स से शुरू होती है एंड इट कैन गो अप टू 6 मार्क्स। तो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ऐसे बहुत सारी वैरायटी में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछा, लेकिन बेसिकली दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो थ्योरी क्वेश्चन और एक आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन में दे विल जस्ट गिव यू वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे लेट्स से व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। ऐसे एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको पॉइंट फॉर्मेट में आपका आंसर लिखना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लिखते हैं, लेकिन जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में लिखते आ रहे थे, यू विल फर्स्ट राइट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे हेडिंग लिखोगे, थोड़ा सा 1 या 2 सेंटेंसेस का आप इंट्रोडक्शन दोगे और उसके बाद आप पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखोगे। तो यू विल गिव पॉइंट 1 हेडिंग, उसमें एक्सप्लेन करोगे, यू विल लीव अ लाइन जैसे 12th में करते थे, सेकेंड पॉइंट लिखोगे उसकी हेडिंग, एक्सप्लेन इट इन पॉइंट फॉर्मेट, लीव अ लाइन, ऐसे करके आप पूरा आंसर लिखोगे और लास्ट में एक सेंटेंस कंक्लूजन का लिखोगे। लेकिन ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यू विल डिवाइड योर आंसर इनटू 4 पैराग्राफ्स। इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल मेंशन द सेक्शन नंबर, और उसका भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है। एज पर सेक्शन वहां पर आप नंबर लिखोगे, ऑफ एक्ट का नाम लिखोगे, उसके बाद कॉमा डालोगे। सो एज पर सेक्शन यू विल राइट द सेक्शन ऑफ लेट्स से द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉमा 1872, कॉमा, उसके बाद आप फिर प्रोविजंस लिखने लगोगे। वॉट इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सम केस लॉ, तो आप केस लॉ का नाम लिख सकते हो। यू कैन राइट इट मे बी इन द बिटवीन और इन द एंड, जैसे रेफरेंस करके आप केस लॉ का नाम लिख सकते हो। मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम डू वी नीड टू एक्सप्लेन द केस लॉ। मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने मॉडल आंसर में कभी भी केस लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया है, अनलेस ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज बेस्ड एग्जैक्टली ऑन द केस लॉ, मतलब उसने केस लॉ के फैक्ट्स को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, देन यू कैन एक्सप्लेन द केस लॉ एंड से दैट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक द अबव केस लॉ, और डायरेक्टली आप सोल्यूशन दे सकते हो। लेकिन अंडर अदर सर्कमस्टांसेस इंस्टीट्यूट ने सिर्फ केस लॉ का नाम मेंशन किया, उसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप भी सिर्फ नाम लिख के वहीं पे छोड़ देना। So you can write name of the case law anywhere in the answer, or after that you can also give a heading as reference and write the case law, name of the case law. अच्छा, तो यहां पर ना तीन ही चीज आपको लिखनी है। पहले तो सेक्शन नंबर, देन नेम ऑफ द केस लॉ इफ एनी, एंड द प्रोविजन दैट इज द थ्योरी। हाईलाइट क्या करोगे, अंडरलाइन करना है आपको केस लॉ एंड सेक्शन नंबर। लेकिन एक स्टेप अगर आपको आपका पेपर का प्रेजेंटेशन और इंप्रूव करना है, यू वांट टू टेक इट वन स्टेप अहेड, पुट इट इन अ बॉक्स, पेंसिल पेन कुछ भी चलेगा, आपको स्केल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम, व्हाट इज इंपॉर्टेंट
इज हाईलाइटिंग दिस इन अ बॉक्स। तो सेक्शन नंबर को आप एक बॉक्स में डाल देना एंड नेम ऑफ द केस लॉ को भी बॉक्स में डाल देना विद पेंसिल। आप सोच रहे होगे कि मैम आपने ये वीडियो इतना जल्दी क्यों डाल दिया, हमारा नवंबर का एग्जाम है, उसको तो भी बहुत सारे मंथ्स है, ये तो चीजें हम एग्जाम के पहले पढ़ते हैं ना। नहीं स्टूडेंट्स, यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस वाइल स्टडिंग द कॉन्सेप्ट। आपने थ्योरी पढ़ ली, इमिजिएटली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट यूनिट। क्योंकि थ्योरी पढ़ के क्या फायदा जब उसका एप्लीकेशन ही नहीं आता आपको, और लास्ट में बर्डन करने से तो अच्छा है कि आप अभी पढ़ लो। तो टू हेल्प यू वी हैव अ बुक दैट इज माई CA लॉ कंपाइलर बॉम्ब। वहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज अरेंज्ड यूनिट वाइज एज पर द ICAI इंडेक्स। तो आप क्या करोगे, आप थ्योरी पढ़ोगे, उसी से रिलेटेड इमिजिएटली क्वेश्चंस कर लोगे। हर यूनिट के लिए ये आपको करना है। जब ये हो जाएगा ओनली देन यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट यूनिट। शुड यू वेट फॉर द पोर्शन टू गेट ओवर, आप क्लासेस कर रहे हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, शुड यू वेट फॉर द पोर्शन टू गेट ओवर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्विंग करो? मेरे हिसाब से तो नहीं, एंड में इतना टाइम होता नहीं है, एंड यू नो हम घाई में होते हैं थ्योरी कंप्लीट करने के लिए, फिर ये क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, फिर 2-3 हफ्ते एग्जाम के पहले नहीं हो पाएगा आपसे। तो अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर करना है तो देन थ्योरी क्वेश्चंस ऑल शुड बी डन साइमल्टेनियसली। लिंक फॉर माय वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर जाके आप बुक्स, लेक्चर्स, उनके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर एवरी पैराग्राफ यू विल लीव अ लाइन। सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। आपको हेडिंग देनी है फैक्ट्स ऑफ द केस, आपको हेडिंग देनी है प्रोविजंस, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देना है। हेडिंग दोगे फैक्ट्स ऑफ द केस, नाउ यू हैव टू स्टेट द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये केस इज नथिंग बट योर क्वेश्चन। यू विल स्टेट फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग द क्वेश्चन अगेन। एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पड़ा है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो प्रोविजंस लिखे फिर सीधा हम अपने सोल्यूशन के ऊपर पहुंच गए। You have to write the facts and then arrive at the solution. इसीलिए you will just state the facts in your own words। पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्रक्स है, वो आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। एंड देन लीव अ लाइन। आफ्टर दैट इन द थर्ड पैराग्राफ यू विल राइट एनालिसिस। एनालिसिस इज नथिंग बट द सोल्यूशन। नाउ यू हैव अराइव्ड एट द सोल्यूशन। तो फिर जो क्वेश्चन था उसमें आपने प्रोविजंस लिखे, फैक्ट्स लिखे, अब उसका सोल्यूशन आपको देना है, एनालिसिस देना है। In that you will write the solution, उसके बाद leave a line, then in the fourth paragraph you will write conclusion। conclusion heading दो या नहीं भी दोगे तो भी पैराग्राफ चेंज करके लाइन छोड़ के आपने अगर conclusion लिख दी तो भी चलेगा। conclusion 1 या 2 sentences में होगी। it will start with hence, it is so concluded, therefore, from the above we can conclude that, since, so। इस वर्ड से आप स्टार्ट करोगे एंड 1 और 2 सेंटेंसेस में आपको बस आपका आंसर कंक्लूड कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको जरा जूम इन करके बताती हूँ। दिस इज द फॉर्मेट, यस दिस इज ऑन 1 पेज। सबसे पहले पैराग्राफ में हमने लिखा प्रोविजन, लीव अ लाइन। सेकेंड पैराग्राफ, गिव द हेडिंग, facts of the case, explain it in your own words, leave a line। third paragraph, give the heading as analysis, write the solution, leave a line, write conclusion। 1 और 2 sentences में आपको conclude कर देना है आपका आंसर। अनदर मेन कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स इज कि मैम लेंथ क्या होनी चाहिए। देखो आप अभी टेस्ट वगैरह लिखना शुरू कर दोगे तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, दिस इज माई एस्टिमेट। ऐसा ICAI ने नहीं बोला है, मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ। ICAI ने कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जब स्टूडेंट्स हमें भेजते हैं क्वेश्चंस तो वी गो थ्रू देयर आंसर्स। जैसे जो भी हमारे फुल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी हमारे फुल कोर्स परचेज किए हुए हैं, उनको तो हम ऑप्शन देते हैं टू सेंड अनलिमिटेड पेपर्स फॉर चेकिंग। तो वो क्या करते हैं, देखो ये स्टूडेंट ने भी ऐसे ही किया है। हमारी जो कंपाइलर बुक है जिसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, फुल लेंथ क्वेश्चन आंसर्स, उसमें से वो अपने चॉइस से क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं एंड दे सेंड अस फॉर चेकिंग। फिर हम ये पेपर गो थ्रू करते हैं एंड वी कम्युनिकेट विद देम कि उनके आंसर्स में क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इंप्रूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, हाउ पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। हम उसको बहुत सारी प्रैक्टिस देते हैं एंड इस तरीके से स्टूडेंट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अस till the exam। कोई लिमिट नहीं है, you can send n number of questions। so for our students who have purchased our full course, law हो या BCR हो, you can send us unlimited papers for checking। ठीक है, तो लेंथ क्या होनी चाहिए वहां पर, 2 marks के लिए 4 sentences are sufficient।
अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ से लेके 3/4 पेज इज एन आइडियल, हाफ से कम नहीं होना चाहिए आपका आंसर। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 3/4 से 1 पेज, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता। आप जो टेस्ट आप हमें भेजते हो, यहाँ पर तो मैं बोलती हूँ फुल लिखो, क्योंकि ये तो हमारी प्रैक्टिस है, लेकिन मेन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो तब हम स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिस देते हैं जब हम उन्हें 50 मार्क्स 50 मार्क्स 100 मार्क्स के पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो जितने भी हमारे फुल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पहले तो हम ये टेस्ट बोलते हैं तुम खुद लिख के हमें भेजो, फिर बाद में 50 मार्क्स 50 मार्क्स 100 मार्क्स ऐसे जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तब हम उनको टाइम लगा के लेंथ के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं। तो दिस इज द लेंथ विच वी टेल देम कि देखो 4 मार्क्स का है तो 3/4 से 1 पेज, 5 मार्क्स का है तो 1 पेज से 1.5 पेज, 6 मार्क है तो 1.5 से 2 पेज का आपका आंसर होना चाहिए, 7 मार्क्स 2 से 2.5 पेज तक मिनिमम होता है। अब कभी कभार लेंथ इतनी आती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें कंटेंट ही नहीं होता है इतना। डोंट वरी, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप रख सकते हो। जब भी आप टेस्ट लिखने जाओगे ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि मुझे इतना कंटेंट लिखना ही है अगर मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चंस हमें भेजे हैं फॉर चेकिंग, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए ताकि आपको एक आइडिया दे दूं कि अगर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो कितना लिखना है, केस बेस्ड क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का आएगा तो कितना लिखना है। और मैंने सिलेक्ट किया है एक क्वेश्चन जो थ्योरी क्वेश्चन है 6 to 7 मार्क्स का। तो मैं आपके साथ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी सो दैट यू नो कि मैम अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या लिखना चाहिए, कीवर्ड्स कौन से हैं जो हमारे आंसर में होने चाहिए। इसी का पेपर लाइव चेक कर लेते हैं। तो चलो, तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस एन आंसर टू जस्ट अ 2 मार्क क्वेश्चन। छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अच्छा, अब छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, उसमें अगर आपने वो प्रोविजंस देन फैक्ट्स ऑफ द केस वो वाला फॉर्मेट नहीं भी फॉलो किया ना तो भी चल जाएगा। यू कैन राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है, एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है वो मेरे कंपाइलर में यूनिट 2 कंसीडरेशन का 6th क्वेश्चन है। यूनिट 1 भी उसने भेजा था, वो हमने चेक करके दे दिया, बट इट वाज जस्ट नॉर्मल फोटोग्राफ, वो इतना क्लियर नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यूनिट 2 का ही पेपर आपको दिखा देती हूँ। तो यूनिट 2 में हमारे जो कंपाइलर है उसका क्वेश्चन 6 उसने सॉल्व किया। और क्वेश्चन क्या है? टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट कमेंट। अब ये क्वेश्चन आया है नवंबर 2019 के एमटीपी में, और यही क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो फर्स्ट क्वेश्चन भी वही रिपीट है, ताकि आपको बार बार हम अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करें। इसीलिए हमने एक आधो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कभी कभी रिपीट भी किए हैं आगे पीछे करके, सो दैट यू नो अगेन एंड अगेन यू कीप ऑन रीडिंग दैट क्वेश्चन ताकि आपको याद हो जाए। यही सेम क्वेश्चन आरटीपी 2021 में भी आया था, सीए फाउंडेशन 2020 में भी आया था, मतलब 2019 20 21 एवरी ईयर। देखो ट्रेंड देखो, 19 20 21 उस तीनों साल में ये क्वेश्चन आया था। तो ये फायदा होता है जब आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होता है जहां से आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेयर इज दैट क्वेश्चन? या इट इज ओवर हियर। सो टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। अभी मैं क्या करूंगी, पहले आपको ना ये मॉडल आंसर पढ़ के दिखाती हूँ एंड देन आई विल रीड हिज आंसर, ठीक है। तो द लॉ प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड विद कंसिडरेशन सो लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन द कोर्ट्स आर नॉट कंसर्न्ड एज टू इट्स एडिक्वेसी। ये आईसीएआई का दिया हुआ आंसर है। द कोर्ट्स आर नॉट कंसर्न्ड विद इट्स एडिक्वेसी प्रोवाइडेड देयर इट इज ऑफ सम वैल्यू। Adequacy is for the parties to consider at the time of making the contract. It is not for the court to decide. Consideration must be of some value. It need not be adequate, equivalent to the promise made. नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि हाँ, कंसिडरेशन तो एडिक्वेट नहीं होगा तो भी चलेगा, बट फ्री कंसेंट तो होना ही चाहिए ना। फ्रीली आपने वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, so if it is free then the contract is not void merely because it is consideration is inadequate, but inadequacy may be taken into account when we want to consider whether the consent of the promisor was given freely or not. तो लॉजिकली उन्होंने इसी आंसर को 2 पैराग्राफ में डिवाइड किया है कि कंसिडरेशन तो पार्टीज डिसाइड करेंगे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वही डिसाइड करेगा। मुझे मेरी कार अगर 5 लाख की कार है 500 में बेचनी है, मेरी कार मेरी मर्जी, 500 का भी वैल्यू है कि नहीं। इनएडिक्वेसी विल नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। फिर सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है फ्री कंसेंट के बारे में कि देखो वैसे तो
अगर इनएडिक्वेट होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन अगर मेरा कंसेंट फ्री नहीं है, दैट टाइम इनएडिक्वेसी विल बी कंसिडर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस टू डिसाइड वेदर द कंसेंट इज गिवन फ्रीली और नॉट। तो अगर मुझे फोर्स किया गया है टू सेल माई कार फॉर 500 रुपीज, मुझे फोर्स किया गया, दैट टाइम आई विल यूज इनएडिक्वेसी एज अ पीस ऑफ एविडेंस टू शो, देखो मैं मेरी 5 लाख की कार 500 में थोड़ी ना बेचूंगी, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मुझे फोर्स किया गया था, तब इनएडिक्वेसी को हम कंसिडर करेंगे। याद आए प्रोविजंस? अभी ये मॉडल आंसर है। यहां पर मेरे हिसाब से जो कीवर्ड्स है वो ये है, सो लॉन्ग एज द कंसिडरेशन एग्जिस्ट वी आर नॉट कंसर्न वेदर इट इज एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। दूसरा मेरे हिसाब से कीवर्ड है कि कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच इज ऑफ वैल्यू, वैल्यू आपके आंसर में आना चाहिए। द एडिक्वेसी इज फॉर द पार्टीज टू कंसिडर, पार्टीज विल डिसाइड, इट नीड नॉट बी इक्विवेलेंट टू द प्रॉमिस, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। फिर आपके आंसर में होना ही चाहिए दैट इनएडिक्वेसी विल हाउएवर बी टेकन इनटू अकाउंट टू शो वेदर द कंसेंट वाज गिवन फ्रीली और नॉट। अब ये सारा कुछ आपके आंसर में होना चाहिए। 2 से 4 मार्क्स, 2 to 4 मार्क्स की रेंज मैंने लिखी है, ये रेंज में आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं कि उसने कैसे आंसर फ्रेम किया है। क्वेश्चन 6 है मेरे कंपाइलर का। ओके, क्वेश्चन 6 है। अच्छा, एक चीज जो मैंने उसको पॉइंट आउट की थी, ये हमारा डिस्कशन हो गया है, मैंने उसको एक चीज जो बताई थी कि डोंट जस्ट राइट 6, राइट क्वेश्चन 6। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 6 यहां पर लिखना है आपको। सबसे पहले उसने क्या लिखा है, डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट लिखने को है नहीं, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो एडिक्वेसी के तो 2-4 पॉइंट्स ही है, हाउ विल यू क्रिएट द लेंथ, डेफिनेशन लिख दो। तो उसने लिखी है डेफिनेशन अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर, और मैंने उसको बोला था सेक्शन नंबर को बॉक्स में डालना, तो देखो उसने कैसे बॉक्स में डाला है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमा 1872 कॉमा, when at the desire of the promiser the promisee has done, abstained from doing, he does or abstains from doing, he promises to do or abstain from doing, then such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। तो उसने एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखी है, थोड़ी बहुत इधर उधर चल जाती है, तो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन। कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो, ऑल द मॉडल आंसर में नहीं है। अब आंसर पढ़ते हैं, फिर मार्किंग, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मार्क्स कैसे देने हैं। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न उसने लिखा है क्विड प्रो क्यो, उसने अंडरलाइन इसीलिए किया है क्योंकि ये लैटिन फ्रेज है, वी वांट टू हाईलाइट दिस टू द एग्जामिनर, हम एग्जामिनर को बताना चाहते हैं कि देखो हमें लैटिन फ्रेज भी आता है। इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इनएडिक्वेट, ठीक है, ये उसने मेरे नोट्स में से ही जो वर्डिंग्स थे ना वो सारे लिखे हैं यहाँ पर। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन विल नॉट मेक द अग्रीमेंट वॉइड। तो उसने अंडरलाइन किया, ऑल्दो स्कैनिंग में नहीं दिख रहा है आपको, उसने अंडरलाइन किया है इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, आई हाईलाइट इट फॉर यू, inadequacy of consideration does not make the agreement void, क्योंकि मैंने उसको बोला था highlight the key points, keywords, तो inadequacy will not make the agreement void। law only insists on presence of consideration, consideration होना चाहिए, it leaves the people to make their own bargain, ठीक है। consideration must be of some value, value can be determined by the पार्टीज। देखो कैसे उसने अपने ओन वर्ड्स में भी कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, बाकी सब तो उसने मेरे नोट्स में से, सिंप्लीफाइड नोट्स हैं उसमें से ही लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ हाउस फॉर 1 crore, 1 crore वर्थ ऑफ हाउस कैन बी सोल्ड फॉर 10 lakh, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। inadequacy is however important to determine whether the consent was free or not, hence it is not true that to form a contract consideration must be adequate। अब उसने देखो कैसे फ्रेमिंग की है, सबसे पहले उसने यहां पर डेफिनेशन लिख दी। अच्छा, डेफिनेशन लिखने के बाद ही रोट ऑल द नेसेसरी प्रोविजंस, ये देखो यहां पर प्रोविजंस लिखे, क्योंकि था तो ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन ही ना, और लास्ट में लिखा है कंक्लूजन। अच्छा, डेफिनेशन वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, कभी कोई स्टूडेंट नहीं भी लिखता है ये पर्टिकुलर आंसर में तो इट इज ओके, लेकिन उसने लिखी है और करेक्ट डेफिनेशन लिखी है विद द सेक्शन नंबर्स, तो अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं तो इसको जरूर कंसिडर करूंगी फॉर हाफ मार्क। और नहीं लिखा होता तो फिर मैं देखती कि इंट्रोडक्शन कैसा लिखा है, तो बिकॉज यहाँ पर उसके पास बस इतना सा ही लिखने को था तो उसने चूज किया कि चलो डेफिनेशन लिख लेते, तो वेरी गुड, विद द सेक्शन नंबर लिखा है।
अच्छा, अब यहाँ पर मेरे लिए कीवर्ड्स क्या हैं? कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, तो ये मेरे लिए सबसे पहला कीवर्ड है, दैट समथिंग इन रिटर्न, वो भी लैटिन फ्रेज के साथ लिखा है। इट मे सीम एडिक्वेट, इट मे सीम इनएडिक्वेट, ये भी अच्छा लिखा है। इनएडिक्वेसी विल नॉट मेक द अग्रीमेंट वॉइड, ये तो क्वेश्चन को ही रिपीट किया है। लॉ ओनली इंसिस्ट ऑन प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन नॉट एडिक्वेसी, ये अच्छा सेंटेंस है कि लॉ बोलते हैं कंसिडरेशन होना चाहिए, एडिक्वेट हो या इनएडिक्वेट, डजंट मैटर। इट लीव्स पीपल टू मेक देयर ओन बार्गेन, ये भी अच्छा पॉइंट लिखा है। वैल्यू कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसी को सपोर्ट किया है विद एग्जाम्पल। इनएडिक्वेसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनएडिक्वेसी विल be considered only when we want to decide whether the consent was free or not, and he has also properly concluded that it is not true to say that consideration must be adequate। चलो अब इसको मार्क्स देते हैं इन सब पॉइंट्स के लिए। आपने नोटिस किया हाफ मार्क हमने डेफिनेशन में दे दिया हुआ है, फिर ये जितने भी प्रोविजंस उन्होंने उसने लिखे हैं, दैट कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यू, ये अगर मेरा 2 मार्क का क्वेश्चन होता तो मैं तो इसको फुल दे देती, और मिलता भी है फुल। 4 मार्क्स का अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो हाफ मार्क डेफिनेशन के लिए हमने दे दिए। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स लिखे हैं 1, 2, 3 और 4, उसके लिए मैं होती तो मैं 2 मार्क्स देती। ओके, आई वुड हैव गिवन 2 मार्क्स। मैं दूसरा इंक यूज कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्रीन ले लेती हूँ। चलो, सो आई वुड हैव गिवन 2 मार्क्स, यहाँ पर मैंने हाफ मार्क दे दिया, सो 2.5 इज डन। कंक्लूजन के लिए मैं तो पर्सनली हमेशा मार्क्स देती हूँ, हमेशा। और ये जो 1 मार्क है ये इस पॉइंट के लिए होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि कंसिडरेशन कब यूज होगा, वो इनएडिक्वेसी टू डिसाइड वेदर द कंसेंट वाज गिवन फ्रीली और नॉट। इफ यू वांट कि ऊपर के 4 पॉइंट्स के लिए हाफ हाफ मार्क मैंने कंसिडर किया, उसमें 2.5 भी हो सकता है एंड हाफ मार्क फॉर दिस, बट ये बहुत ही अच्छा पॉइंट प्रोविजन है जो आपके आंसर में होना चाहिए कि वेदर इट इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है, लेकिन कब कंसिडर किया जाए। सो दिस इज हाउ वी विल ग्रेड, और इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि मैं उसके मार्क्स डिडक्ट करूं। सो ओवर हियर एज एन एग्जामिनर आई विल गिव हिम फुल 4 मार्क्स, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं उसको पूरे 2 मार्क्स दूंगी यहां पर। चलो नेक्स्ट उसने क्या सॉल्व किया है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं ले लेती हूँ। दिस इज क्वेश्चन 3 फ्रॉम माय कंपाइलर। तो चलो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन 3 जो है दैट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर केस बेस्ड क्वेश्चन जो 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा ही आपको। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Y gave loan of 30 lakhs to G. This is a November 2020 exam question. Y gave loan of 30,000 to G. G defaulted in paying the loan on the due date. The debt became time barred. ये मेरा कीवर्ड है यहाँ पर, इसी पे मेरा पूरा आंसर क्वेश्चन बेस्ड है। लेटर जी एग्रीड टू सेटल द फुल अमाउंट टू वाई, तो मतलब हमने लोन दिया था वो टाइम बार हो चुका है, फिर वो सामने से आके मुझे प्रॉमिस करता है टू पे। वेदर द एक्सेप्टेंस ऑफ सच पेमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इमीडिएटली मेरे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 25 वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 का है, ये एक एक्सेप्शन है। तो इसमें आईसीआई ने क्या लिखा है देखो, पहले तो उन्होंने टाइम बार डेट का मीनिंग एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज अ टाइम बार डेट? अ डेट विच इज सो ओल्ड दैट इट इज बियॉन्ड द टाइम अ क्रेडिटर में सू द डेटर। According to the law of limitation, a debt which remains unpaid or unclaimed for a period of 3 years is known as a time bar debt, which is legally not recoverable. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी नवंबर के लिए पढ़ाई शुरू की है, उसने तो रिवीजन भी नहीं की है, तो ये वीडियो को आप लाइक करके, डाउनलोड करके, सेव करके रखो, बाद में जाके आप इसे रिफर कर सकते हो। यू विल कम टू नो हाउ आर द आंसर्स टू बी रिटन। अभी एटलीस्ट एक आइडिया ले लो, जब आपने एक्चुअली में पढ़ाई कर ली होगी, यही क्वेश्चंस को आप खुद लिखो, देखो आईसीआई ने क्या मॉडल आंसर लिया और उसमें कौन से वर्ड्स के लिए मार्क्स मिलते हैं। सो यू कैन डू दैट सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। However, a promise to pay a time bar debt is valid even without consideration if it is made in writing, if it is signed either by the promisor or his agent and it relates to a time bar debt. तो ये condition satisfy होंगे, then even though there is consideration for just one party, contract will be valid. So अभी उन्होंने conditions लिख दी, उसके बाद in the given case ये solution की तरफ आ गए, और लास्ट में उन्होंने conclusion में
कंक्लूजन प्लस सोल्यूशन ऐसे लिखा है। इन द गिवन केस जी एग्रीज टू सेटल द अमाउंट, ये एक्चुअली फैक्ट्स हैं, इसको फैक्ट्स लिख देती हूँ। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड इट इज इन राइटिंग एंड इट इज साइंड। ये कंक्लूजन में ही उन्होंने सोल्यूशन दे दिया है। अब आपने एक बात नोटिस की, आईसीएआई वो प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस ऐसा कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं करता। ये तो हमने इवॉल्व किया है, ये अच्छा लगता है, थोड़ा फॉर्मेट लिखोगे तो लेंथ भी क्रिएट होती है, ये हमने क्रिएट किया हुआ है। आईसीआई ने कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया अपने मॉडल आंसर्स में। सजेस्टेड भी अगर आप देख लोगे तो उन्होंने प्लेन पैराग्राफ फॉर्म में ही सब कुछ लिखा है, लेकिन फ्लो वही है। प्रोविजंस, ये सारा प्रोविजन ही तो है, मीनिंग, कंडीशन, ये सब प्रोविजंस है। फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, सोल्यूशन, कंक्लूजन। तो नाउ लेट्स सी कि मेरे स्टूडेंट ने कैसे लिखा है उसे। और मैंने जैसा आपको बताया कि फुल कोर्स में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन सेंड अस अनलिमिटेड क्वेश्चंस फॉर चेकिंग लॉ एज वेल एज बीसीआर। तो अभी ये उसका पेपर हम चेक कर रहे हैं। प्रोविजंस में ही हैज स्टार्टेड बाय सेइंग दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और उसने लैटिन फ्रेज भी लिखा है यहाँ पर। तो जब हम लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स देते हैं तो उसमें मैं सबको बोलती हूँ कि नहीं आप लैटिन फ्रेज लिखो, एंड यू नो वी हैव अ स्टाइल ऑफ रिमेंबरिंग द लैटिन फ्रेज। तो उसने लिखा भी है यहाँ पर, देखो करेक्ट लिखा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो यहाँ पर लैटिन फ्रेज है। सो ये तो बेसिक है, ये प्रोविजंस हैं। he has put the heading also as provisions, I'll just highlight that, provisions। ओके तो उसमें सबसे पहले बेसिक क्या बोलता है, वैसे तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये बेसिक रूल है। हाउएवर अब हम एक्सेप्शन की तरफ आ गए। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सेक्शन आपके आंसर में होना ही चाहिए, और अगर आपने लिखा है तो मैं होती तो मैं इसको तुरंत हाफ मार्क दे देती थी, क्योंकि उसने सेक्शन नंबर लिखा है। देन इट लिस्ट डाउन सर्टेन एक्सेप्शंस। सो अंडर दीज एक्सेप्शंस क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस लिखा है। One of the exceptions is promise to pay a time-barred debt. Time-barred debts, they are so old that they are beyond the point at which the creditor may sue the debtor. According to the law of limitation, a debt remains unpaid. तो word to word उसने वैसे लिखा है, कंपाइलर था ना तो पहले लर्न किया फिर उसको लिखा। However, a time-barred debt is valid even without consideration when it is made in writing, it is signed by the promisor or his agent. It relates to a time-barred debt, that is limit for recovery has expired. थोड़े थोड़े own words भी डाले हैं उसने। अब facts की तरफ आ गए। Y gave loan to G which became time barred, ये मेरा सेकंड हो गया ना। पहले मैंने प्रोविजंस लिखे, उसने सब कुछ लिख दिया। देखो प्रोविजंस में ही मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं हमें। तो सेक्शन नंबर लिखा, पूरी थ्योरी लिखी कंडीशंस के साथ में। अगर मैं एग्जामिनर हूं और ये 2 मार्क का तो नहीं आएगा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो मैं तो 1.5 मार्क मैंने सेक्शन नंबर को दे दिया, मैं 1.5 उसको तुरंत इतनी अच्छी थ्योरी लिखने के लिए दे देती हूँ। उसने सब लिख दिया है। फैक्ट्स के लिए एज एन एग्जामिनर मैं तो कभी मार्क्स ना दूं, वो तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है। फैक्ट्स में लेटर जी एग्री टू सेटल द फुल अमाउंट। अभी एनालिसिस की तरफ आ गए, 2 मार्क्स में दे चुकी हूं उसको। अब एनालिसिस में एन एक्सेप्टेंस ऑफ मनी फ्रॉम जी इज एनफोर्सिएबल इफ इट इज इन राइटिंग, इट इज साइंड बाय जी और हिज एजेंट, द लिमिट मस्ट हैव एक्सपायर्ड। तो अगर उसने करेक्ट सोल्यूशन लिखा है तो मैं इधर दूंगी उसको 1 मार्क, क्योंकि उसने करेक्टली सोल्यूशन लिखा है, उसको पता है कि आंसर क्या होना चाहिए। तो 2 मार्क्स ऊपर हो गए। ये मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी वेटेज बढ़ा दूं, क्योंकि इतनी अच्छी थ्योरी लिखी है ना कि यहाँ पे ही डिजर्व्स मोर मार्क्स। ओके ये हो गया, तो इधर हम उसको 2 मार्क्स दे देते हैं। तो 2, 3, 3.5 और हाफ मार्क कंक्लूजन हो गए मेरे। 4 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मैंने क्यों फुल मार्क्स दे दिए, क्योंकि मार्क्स कट करने का कोई रीजन ही नहीं है, अच्छा लिखा है, सारे पॉइंट्स कवर्ड है। Hence it is concluded that G can settle as per the provisions provided the listed conditions are fulfilled। ठीक है, तो हाफ मार्क कंक्लूजन के लिए। मोस्ट ऑफ द मार्क्स विल बी फॉर दिस, राइटिंग द थ्योरी लिखने के मैक्सिमम मार्क्स हैं, और ऑफ कोर्स एनालिसिस एंड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखो ये मैं एक 1 पेज में कर देती हूं। अब ये 4 मार्क का आंसर है। 4 मार्क में उसने कितना लिखा है, 1 पेज, जैसा हमने प्रिस्क्राइब किया था 3/4 से 1 पेज तो होना ही चाहिए। तो 4 मार्क्स के लिए 1 पेज, और मैक्सिमम ये देखो थ्योरी इसी में कवर हो जाता है, प्रोविजंस में ही आपका कवर हो जाता है, बाकी में इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा अब एक उसने ना थ्योरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है,
वो मैं रीड नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बता दूंगी। क्वेश्चन कौन सा लिया है उसने? फिफ्थ क्वेश्चन लिया है, ये रहा मेरा फिफ्थ क्वेश्चन। डिफाइन कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन। अब ये आईसीआई का एग्जाम क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है। ये देखो 2018, 19 एंड अगेन 2019। अब ये जो 6 to 7 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, ये यूनिट 2 में से आते हैं, क्योंकि इसमें से असेंशियल एलिमेंट्स, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, इन पे क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 2 कंसिडरेशन में से। थ्योरी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, असेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसीलिए आपको डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना है। ऑलवेज कोई भी यूनिट ले लो, असेंशियल एलिमेंट्स तो डेफिनेशन तो आएगा ही। तो एज पर सेक्शन 2D डेफिनेशन लिखी है, फिर असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हेडिंग दी है और पॉइंट फॉर्म में लिखा है। देखो हेडिंग दी, उसको एक्सप्लेन किया, हेडिंग दी, एक्सप्लेन किया, ऐसे करते करते पूरा थ्योरी क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो ये लास्ट में उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, लेकिन मैंने मेरे नोट्स में दी थी, इसीलिए मेरे स्टूडेंट ने लिखी है, उसमें भी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स लिखे हैं उसने। अब ये देखो उसका आंसर देखो। सबसे पहले उसने डेफिनेशन लिखी, क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर्स में बार बार उनको गाइड करती रहती हूँ कि देखो असेंशियल्स वाला क्वेश्चन आया तो डेफिनेशन से स्टार्ट करनी है। एंड इतना अच्छे से इसने लिखा है, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस स्टूडेंट कि देखो उसने कितने सिंसियरली सब लिखा है, कॉपी नहीं किया है। ये सब मत सोचो, स्टूडेंट्स है ना ऐसे ही सोचते हैं, नहीं कॉपी किया होगा मैम, सिंसियरली उसने लिखा है, पढ़ के ही समझ में आता है। चलो, तो सेक्शन 2D उसने सेक्शन नंबर को बॉक्स में डाला है, जैसे मैंने बताया था मेरे लेक्चर्स में। डेफिनेशन लिखी है उसने, वर्ड टू वर्ड मोस्टली करेक्ट ही है, यस। इधर एक कॉमा लिखना चाहिए था। कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज, तो ये देखो उसने अंडरलाइन किया है, लेकिन स्कैन में दिख नहीं रहा है, इसको उसने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर हेडिंग लिखनी है आपको, पेन से ही अंडरलाइन कर दो। फिर उसका एक्सप्लेनेशन, लीव अ लाइन, देन राइट द सेकेंड, ये भी उसने अंडरलाइन किया है, दिख नहीं रहा है। देन लीव अ लाइन, थर्ड उसको एक्सप्लेन करो, ये देखो काफी अच्छा लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है। फोर्थ पॉइंट उसको अभी देखो, रियल एंड इल्यूजरी नॉट इल्यूजरी, ये आईसीएआई ने अपने मॉडल आंसर में एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि हमने हमारे नोट्स में किया तो उसने लिखा है, उसने उसके जो सब एक है वो भी लिखे। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक क्या है जो मैंने उसको लास्ट पेपर में भी बताई थी, इसमें भी वो भूल गया है। यहां पर उसने, ये मैं क्लियर कर देती हूँ, उसकी मिस्टेक बताती हूँ अभी आपको। ये देखो उसने क्या किया है, ये फोर्थ उसका मेन पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर उसने फिर से 1 लिख दिया है नंबर में, ये नहीं लिखना चाहिए आपको, ये अंदर आएगा और वो भी स्मॉल 1 में, ठीक है। ये इधर नहीं आएगा, ये अंदर आएगा स्मॉल 1 में। अब जो उसने मुझे यूनिट 3 का पेपर भेजा है ना, उसने ये अभी पूरा करेक्ट करके भेजा है। लेकिन देखो टेस्ट लिखते हैं ना, तो उसमें कैसे हमको इंप्रूवमेंट एरियाज मालूम पड़ते हैं, तो ऑलवेज राइट एंड प्रैक्टिस। तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया है कि अभी ये फोर्थ तेरा मेन पॉइंट था, इसी में कुछ एक्सप्लेन करना है, तो तुझे यहाँ पर स्मॉल 1 लिखना चाहिए, और ये जो ए है वो भी अंदर आएगा, मार्जिन में नहीं लिखना है। तो अभी उसने यूनिट 3 में एक सेपरेट मार्जिन ही वहां पर बना ली है, और उसमें सारे उसने अंदर लिख दिए हैं पॉइंट्स। तो मैंने नोट्स में दिया था, इसीलिए उसने लिखा है कि देखो कंसिडरेशन इज नॉट रियल व्हेन इट इज अनसर्टेन, इल्यूजरी, 1 लाइन लिखी ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेकिन देखो उसका आंसर कितना कंप्लीट लगता है। 1 लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, देखो ज्यादा नहीं किया, 1 लाइन लिखी है सब में, लेकिन पॉइंट्स तो सारे कवर किए ना। तो देखो ये भी अंदर आना चाहिए, ये अंदर आएगा, ये भी अंदर आ जाएगा। अब टाइम है, उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन, ये भी अंदर आना चाहिए, ये भी अंदर आएगा, मार्जिन में अंदर आना चाहिए। देन कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच इज लीगली बाउंड टू डू, और 7th में इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये मेरे बुक में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो उसने वो भी लिखी है 7 पॉइंट्स। आईसीआई का देखोगे तो हाँ उसमें 7 आते, उन्होंने वो नहीं लिखी है पॉइंट, उन्होंने कुछ और लिखा है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, विच आई हैव नॉट कवर्ड बिकॉज इट इज नॉट रेलिवेंट। ये मुझे लगता है आना चाहिए, तो मैंने मेरे नोट्स में लिखा था, तो उसने भी यही पॉइंट इंक्लूड किया है। इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इवन दो इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन, इट हैज टू बी प्रॉपरली कंक्लूडेड। तो देखो हेंस दीज आर दी असेंशियल एलिमेंट्स, उसने कुछ ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं लिखा है, हेंस दीज आर दी असेंशियल एलिमेंट्स, बस ऐसे ही कंक्लूड कर दिया है अपना आंसर। अब मैंने उसका आंसर पढ़ा, थ्योरी वाइज
बहुत अच्छा लिखा है, मार्क्स काटने का कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा मुझे। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं तो उसको फुल 7 मार्क्स दे दूंगी। 7 पॉइंट्स लिखे हैं, डेफिनेशन लिखी है, कंक्लूजन लिखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख दिए, मार्क्स काटने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है ना लड़का, मुझे लगता है कि इसको तो हाईएस्ट मार्क्स मिलने वाले हैं लॉ में। 85 तो किधर भी नहीं गया इसके लिए, मतलब वो तो मिनिमम है जितना मिलना चाहिए इसको। जिस तरीके से उसने पेपर लिखा है, वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो मुझे लगा कि मुझे ये मेरे स्टूडेंट्स के साथ, आपके साथ शेयर करना चाहिए। और लास्ट टाइम मई में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम ये जो स्टूडेंट का लिखा हुआ आंसर होता है ना, ये हमें ज्यादा समझ में आता है, तो आप क्यों हैंड रिटन वाले नहीं बताते। तो मैंने सोचा क्यों नहीं करूं इस बार, इतना अच्छा आंसर आया है मेरे पास, तो मैंने खास आपके लिए सोचा कि नहीं, यू शुड गेट बेनिफिट, इसीलिए ये वीडियो कर दिया। और आगे भी 2 और वीडियोस ऐसे करने वाली हूं जहां पर उसने जो यूनिट 3 के आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं वो हम लाइव चेक करेंगे। जैसे यहां पर हमें एक मिस्टेक पता लगी कि ये जो सेकंड है ये अंदर आना चाहिए था, बिकॉज नाउ दैट इज अ सब पॉइंट। तो एक मार्जिन उसको बोली थी क्रिएट करने के लिए, देखते हैं अभी नेक्स्ट पेपर में उसने क्रिएट किया है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, दिस was a detailed video on how to write answers for your exam। 2 और वीडियोस आने वाले हैं, इसीलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करना, बेल बटन दबाना, ताकि आपको वो अगले 2 वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। फॉर वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बुक्स, प्लीज विजिट माई वेबसाइट theorymasterslearning.com and I'll see you very soon in the next video।